गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारा पिक्चर देख रहे होंगे, स्कूल का, हॉस्पिटल का, चर्च का, गूगल कंपनी का, बैंक का। बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। इधर बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। लास्ट पिक्चर में देख रहे हैं एक कंपनी का फोटो है जहाँ पे लोग स्टाफ सब लंच कर रहे हैं। तो ये सारा फोटो जो है इसके बारे में जानते हैं कि अगर हम लोग ये स्लाइड में फ़ोटो क्यों लगाए हैं इन सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मीट टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन गोल। जब बहुत सारे लोगों का जब ग्रुप होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक कोई कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ मिल करके काम करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल में एक आदमी से तो स्कूल नहीं चलता, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। सारे लोगों को मिल करके काम करते हैं तब जाके स्कूल चलता है। तो और स्कूल में सारे लोगों का एम जो होता है एक ही होता है, पढ़ना और पढ़ाना। हॉस्पिटल भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलता है, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं तब जाकर के हॉस्पिटल रन करता है। उसी तरीके से चर्च में भी एक लोग प्रे करने के लिए नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। गूगल में भी एक व्यक्ति नहीं काम करता है, बहुत सारा व्यक्ति काम करता है। बैंक में बहुत तरीके का एम्प्लॉय होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्रिकेट खेलने के लिए भी एक अकेले इंडिविजुअल कोई आदमी क्रिकेट नहीं खेल सकता, इसलिए इन लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप मिलकर लंच कर रहे हैं और सारे का अपना एक मकसद है। चर्च में सारे लोग का एक ही मकसद है, प्रेयर करना। कंपनी का सारे लोगों का मकसद है पैसा कमाना। बैंक में भी होता है पैसा कमाना, ये लोग भी किसी खास मकसद से जुड़े होंगे। ये लोग खेलने के मकसद से आए, ये लोग खाने के मकसद से आए। तो बहुत सारे लोग जब एक ही मकसद से, एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो उसको उस लोगों के समूह को ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो एग्जांपल के थ्रू बताएं कि ये सारा ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक जितना जहाँ पे भी लोगों का समूह हुआ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हुआ और एम जो है कॉमन होगा उन लोगों का, तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, कंपनीज, बैंक। इनफॉर्मल के अंदर में आता है प्लेइंग ग्रुप ऑफ बॉयज, प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप, क्लासमेट ग्रुप। एक एक करके दोनों के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे, अलग अलग दोनों के बारे में डीपली, तब पता चलेगा कि स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, चर्च, कंपनी, बैंक जो है इनको फॉर्मल में क्यों रखा गया है और प्लेइंग ग्रुप, प्रोजेक्ट वर्क और क्लासमेट का जो ग्रुप है इनको इनफॉर्मल में क्यों रखा गया। तो एक एक करके इंडिविजुअली दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू J.A.C. ब्राउन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability। J.A.C. ब्राउन के द्वारा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन दिया गया है उसमें J.A.C. ब्राउन बताते हैं कि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसे ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा जिसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को अपना पोस्ट और उनका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन के बारे में पहले से जान रहे हो कि उनका सुपीरियर कौन है, उनका सबऑर्डिनेट कौन है और वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसको बोला जाता है, जैसे स्कूल में देखिएगा सबसे ऊपर में प्रिंसिपल होते हैं, उनके नीचे वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उनके नीचे टीचर होते हैं। तो इन लोगों को, सारे लोगों को पता है कि हम प्रिंसिपल हैं, मेरा ये पोस्ट है, मेरे अंडर में वाइस प्रिंसिपल आते हैं, टीचर आते हैं। वाइस प्रिंसिपल को पता है कि हम टीचर के सुपीरियर हैं और टीचर मेरे अंडर में आते हैं और हम ऑर्गेनाइजेशन में वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट में हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को उनको अपने पोस्ट के बारे में और सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बारे में जानकारी हो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। और क्राइटेरिया क्या क्या है, ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों का ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
और अकाउंटेबिलिटी जो है डिफिनिट हो, मतलब एक निश्चित हो कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में उनका क्या ऑथोरिटी है, क्या अधिकार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उत्तरदायित्व है, और उनका अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर फॉर्मल या इनफॉर्मल में चुनना होगा तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चुनने के लिए 4 क्राइटेरिया। पहला, डिफिनिट स्ट्रक्चर होना चाहिए, और दूसरा लोगों का उनका ऑथोरिटी, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चौथा जो है अकाउंटेबिलिटी। ये सारा डिफिनिट होना चाहिए, उन लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा ये ऑथोरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये अकाउंटेबिलिटी है। ये तीनों वर्ड के बारे में और क्लियर हम समझाते हैं। उससे पहले सेकंड पॉइंट देखिएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड पॉइंट में कहता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल वर्किंग देयर इन। ऊपर जो J.C. ब्राउन के द्वारा डिफिनेशन दिया गया उसी को सिंपल वर्ड में नीचे लिखा हुआ है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लियरली डिफाइन करता है, क्लियरली बताता है उसमें काम कर रहे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और इंटर रिलेशनशिप। यहाँ इंटर रिलेशनशिप जो है स्ट्रक्चर के बदले यूज किया गया, इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल वर्किंग देयर इन, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे जितने भी लोग होते हैं उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप, संबंध, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानकारी देता हो, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, स्कूल का सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्कूल में देखते होंगे हम लोग कि स्कूल में ये सारा बात आता है कि नहीं। स्कूल का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। स्कूल जो है, स्कूल का अपना एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें लोगों को पता होता है कि हम प्रिंसिपल हैं, हम टीचर हैं, मैथ के टीचर है, साइंस के टीचर है, बायो के टीचर है। प्रिंसिपल को पता होता है हम प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर को पता होता है हम डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर को पता होता है मेरे नीचे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ सारे लोग काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल को पता होता है मेरे नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं। तो और स्कूल का जो है पहला क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। दूसरा जो है ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रखने का पीछे का रीजन देखिएगा, स्कूल में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सारे लोगों का अपना ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पता होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, टीचर, प्रिंसिपल और टीचर के बीच में क्या रिलेशन है। टीचर सुपीरियर है और टीचर जो है सबऑर्डिनेट है, और प्रिंसिपल जो है सुपीरियर है, मतलब बॉस है। तो टीचर को मान लीजिए किसी कारण से, कोई रीजन से 1 वीक का लीव चाहिए, 1 वीक के लिए क्लास नहीं आ सकते हैं, तो टीचर को पहले इन्फॉर्म करना होगा प्रिंसिपल को, एक एप्लीकेशन देना होगा कि हमको 1 वीक के लिए छुट्टी चाहिए, 1 वीक के लिए लीव चाहिए। अगर टीचर जो है प्रिंसिपल को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, डायरेक्ट लीव पे चले जाते हैं, तो जब 1 वीक के बाद स्कूल आएंगे तो प्रिंसिपल उनसे पूछेंगे आप 1 वीक क्यों नहीं आए, रीजन मांगेंगे। मतलब उनको जवाब दे ही देना है कि आप 1 सप्ताह क्यों नहीं आए। मतलब वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाब देना, जवाबदेही, कि कोई काम नहीं कर पाए हैं या कोई काम गलत किए तो क्यों गलत हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ, आपको जवाबदेही देना है। तो जवाबदेही जो है, जब अकाउंटेबिलिटी जो सुपीरियर को दिया जाता है, बॉस को दिया जाता है, तो अकाउंटेबिलिटी को फुलफिल करता है। टीचर का ऑथोरिटी होता है, अधिकार होता है कि वो किसी भी बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं आया तो वो पीट सकता है। वैसा तो नहीं कि कोई टीचर किसी को डांट नहीं सकते हैं, या टीचर के पास अधिकार होता है कि वो स्कूल में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो मंथली उनका टाइम पे मिले। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, हर एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पूरे सिलेबस को जो है टाइम पे फिनिश करे। एक टाइम शेड्यूल के अंदर, जितना टाइम शेड्यूल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, स्कूल के द्वारा डिसाइड किया गया, उस टाइम ड्यूरेशन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो स्कूल को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलने के पीछे का रीज़न पता चला कि सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। स्ट्रक्चर भी है, सारे लोग जिसमें काम करें सारे लोग को अपने बारे में पता है कि उनका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल में भी सारे लोग को पता होता है कि हम सीनियर डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, हमारे स्पेशलिस्ट है, ईयर स्पेशलिस्ट है, ब्रेन स्पेशलिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो सारे लोग को अपना जॉब पता होता है, उन लोग का रिलेशन भी पता होता है कि कम हॉस्पिटल में कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। इसमें भी अकाउंटेबिलिटी होता है,
डॉक्टर भी एप्लीकेशन वगैरह दे करके जाते हैं। इसमें भी डॉक्टर का अपना अधिकार होता है कि वो जितना टाइम दे रहे हैं उनमें उनको पैसा वगैरह मिलते रहना चाहिए। वो जो प्रिस्क्रिप्शन दिए उसी के अनुसार आपको मेडिसिन लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि जो पेशेंट आपके पास आया है उसको ट्रीटमेंट फर्स्ट करना है, अमीरी गरीबी ये सब नहीं देखना रहता है। थर्ड एग्जांपल है कंपनी का। तो कंपनी में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, सबका अपना पोस्ट, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होता है पहले से। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है बैंक। बैंक में भी बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जिसका कॉमन इंटरेस्ट होता है अर्न प्रॉफिट अर्न करना। और इसमें भी मैनेजर, जनरल मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर, कैशियर, इन सारे लोगों को अपना रिलेशन पता है कि मैनेजर सुपीरियर है, कैशियर उसके नीचे काम करता है। कैशियर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को कैश देना, उसका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों डिफिनेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है चर्च। चर्च में भी जितने भी लोग आते हैं उनका कॉमन पर्पस क्या होता है? प्रे करना। उसमें भी चर्च में भी जितने लोग आते हैं तो उसमें भी पादरी वगैरह जो होते हैं, फादर जिसको बोला जाता है, तो फादर उन लोग में भी 3-4 रैंक होता है फादर का। जो कोई सबसे बड़े फादर होते हैं, मतलब सबसे बड़ा पुजारी जो होता है, उसके नीचे काम करने वाले लोग होते हैं। तो चर्च में भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा चीज़ काम करता है। उसमें भी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में डिसाइड होता है। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जितना भी देख रहे हैं ये सारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरा टाइप ऑर्गेनाइजेशन का वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको जानबूझ करके नहीं बनाया जाता है, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, खुद ब खुद बन जाता है। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग जब स्कूल ज्वाइन करते हैं तो 1-2 फ्रेंड होता है जो हम जिस बेंच पे बैठते हैं उस बेंच के लोग हमारा फ्रेंड बनते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है स्कूल में, जैसे जैसे हमारा समय लगता है स्कूल में, उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्रेंड सर्किल भी बड़ा होते जाता है, हम लोग का फ्रेंड ज़्यादा बनते जाता है। तो क्या हम लोग यहाँ जानबूझ करके फ्रेंड बना रहे हैं? टाइम के अकॉर्डिंग हमारा थिंकिंग और उसका थिंकिंग मिलता है तो दोनों का फ्रेंडशिप हो जाता है, या किसी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो उससे फ्रेंडशिप हो जाता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको जानबूझ करके नहीं बनाया जाता, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। उसके फॉर्म होने का बहुत सारा रीज़न हो जाता है, या तो आप दोनों का पसंद एक जैसा हो, या आप दोनों का सोच एक जैसा हो, आप दोनों का भावनात्मक दृष्टिकोण जो हो किसी चीज़ पे वो एक जैसा हो। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। कंपनी में भी इसी तरीके से लोग जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम कंपनी में बीतता है उन लोग का उनके मैनेजर से, उनके बॉस से, उनके काम करने वाले लोगों के साथ उनका रिलेशन अच्छा होते जाता है, उन लोगों का एक ग्रुप क्रिएट होते जाता है। तो उन लोगों का जो ग्रुप क्रिएट होता है उसको उस ग्रुप को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। पॉइंट वाइज देखते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, अकॉर्डिंग टू केथ डेविस, informal organization refers to relationship between people in the organization based on personal attitudes, sentiments, emotions, prejudices, like, dislike, etc. केथ डेविस जो डेफिनेशन दी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का उसमें वो कहते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to relationship between people in the organization based on। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे जिनमें लोगों का जो रिलेशनशिप है, संबंध जो है, बेस करता आधार है उनके पर्सनल एटीट्यूड पे, सेंटिमेंट्स पे, इमोशन पे, प्रेजुडिस पे, लाइक पे, डिसलाइक पे। तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोगों का जो रिलेशन है, जैसे हम लोग इससे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का जो रिलेशन बेस्ड होता है उनके पोस्ट पे और उनके सुपीरियर सबऑर्डिनेट पे बेस्ड होता है। एक स्ट्रक्चर होता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किस पोस्ट पे काम कर रहा है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशन बिल्ड होता है वो लोगों के पर्सनल एटीट्यूड पे, कि लोगों का जो व्यक्तिगत रवैया है कैसा है, लोगों की भावनाएं कैसी है, क्या सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, तो उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
Informal organization is not established deliberately but come into existence because of common interest, taste and religion. सेकेंड पॉइंट में कहता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एस्टेब्लिश डिलिबरेटली. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है जानबूझ करके नहीं बनाया जाता. डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है जानबूझ कर नहीं बनाया जाता है, खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है. बट कम इनटू एग्जिस्टेंस, जानबूझ कर नहीं बनाया जाता. ये जब इसका जो एग्जिस्टेंस आता है उसके पीछे का रीजन होता है कॉमन इंटरेस्ट. लोगों का एक ही में इंटरेस्ट हो, कॉमन टेस्ट हो और लोगों का सेम रिलीजन हो, तो उनका एक ग्रुप बन जाता है. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग काम करते हैं. तो वहाँ पे देखिएगा जो हिंदू लोग हो गए उनका एक अलग ग्रुप बना लेते हैं क्योंकि उनको उनके साथ रहने में बेटर फील होता है, उनको अच्छा लगता है. इस्लाम धर्म के जो लोग होंगे उन लोग अपना इस्लाम के साथ रहने में बेटर फील होता है. तो उन लोग का जो ग्रुप क्रिएट हो रहा है उसके बनाने के पीछे का कोई रीज़न नहीं है, वो लोग ऑटोमेटिकली फॉर्म हो रहा है क्योंकि सेम रिलीजन के हैं. सारे लोगों का इंटरेस्ट एक चीज़ में होगा तो वो उसका एक अलग ग्रुप बन जाएगा. तो उसके पीछे का भी कोई रीज़न नहीं होता है. तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो खुद पर खुद बन जाता है और उसके पीछे का रीज़न या तो कॉमन इंटरेस्ट, एक जैसा टेस्ट या एक रिलीजन हो, उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर किया जाता है. जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे गर्ल्स सब जो पार्टी कर रही हैं तो इनमें सारे लोगों का एक ही टेस्ट प्रेफरेंस है, तब तो सब यहाँ ही हैं, ऐसा तो नहीं. इन लोगों का सारे का मन होगा, सारे को एक दूसरे के साथ बढ़िया बेटर फील होता होगा, बेटर लगता होगा, तब सारे लोग आकर के यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. यहाँ पे बच्चे जो खेल रहे हैं सारे का जो टेस्ट होगा क्रिकेट में होगा, इंटरेस्ट जो होगा क्रिकेट की तरफ होगा, तभी सारे लोग आए. ऐसा तो नहीं कि किसी का इंटरेस्ट फुटबॉल में ज़बरदस्ती आके क्रिकेट खेल रहा. इस तरीके का नहीं, सारे का कॉमन टेस्ट डिफरेंस होता है तो उन लोग का ग्रुप को इनफॉर्मल हो जाता है. यहाँ पे इन लोग जो फ्रेंड सर्किल है इन लोग का सारे का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा, सारे का सोच एक जैसा होगा, तब इन लोग का फ्रेंड सर्किल. इन लोग यहाँ कैंटीन में भी देख रहे हैं सारे लोग खाना खा रहे हैं तो सारे लोग का थिंकिंग एक जैसा होगा तो एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं. तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो खुद ब खुद क्रिएट हो जाता हो, उनमें सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन का बेस हो वो या तो पर्सनल एटीट्यूड हो, सेंटीमेंट हो, इमोशन हो, लाइक डिसलाइक हो, तो उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन.